है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखते हैं कक्षा 10 साइंस। साइंस के 3 भाग होते हैं। वैसे तो एक जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, एक होता है भौतिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं फिजिक्स इंग्लिश में। 3 भाग होते हैं। आज भाग हम शुरू मतलब देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान। आज वीडियो पूरा विज्ञान के मतलब विज्ञान की 3 शाखा होता है। 3 शाखा हम लोग किताब में दिया। पहले रसायन विज्ञान, उसके बाद दिया है जीव विज्ञान, इसके बाद दिया है भौतिक विज्ञान। इतना चीज दिया हम लोगों को। रसायन विज्ञान हम कवर करना है। आज पूरे वीडियो में रसायन विज्ञान देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 2023 में, 24 में, 25 में या उससे पहले आ रहा है उसको कवर करेंगे। रसायन विज्ञान से लगभग 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे। इस टॉपिक से लगभग 20 नंबर आएंगे। 20 मार्क्स 20 मार्क्स का आएगा। 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो इसमें है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। एवं समीकरण। समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। चौथा चैप्टर है इसमें कार्बन और उसके यौगिक। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इन चारों से 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। लघु, अति लघु, दीर्घ और बहुविकल्पी, चारों इसी 4 चैप्टर से आते हैं रसायन विज्ञान से 20 नंबर के। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, अम्ल क्षारक लवण और धातु। 3 चीज आज की वीडियो में पूरा कवर करेंगे पूरे वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आईपीएससी नाम वाला ऐसे करके, तो उसको देखेंगे। पहले आज के चैप्टर शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षारक लवण, धातु एवं अधातु। 3 चीजें आज की वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा के वीडियो में हल करूंगा, क्वेश्चन को लिखूंगा भी उत्तर कैसे कैसे क्या आंसर होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण सबसे पहले शुरू करते हैं एमसीक्यू से, बहुविकल्पिक प्रश्न से। जैसे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन मान लो है यहाँ पे, निम्न में से क्या रासायनिक परिवर्तन है।
क्या रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए दिया है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ऑप्शन बी है विद्युत बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। ऑप्शन सी है मोम का पिघलना। ऑप्शन डी है पदार्थ का चुंबकन। पदार्थ का चुंबकन। लिखा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब परिवर्तन दो प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पे, परिवर्तन दो प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, केवल उसकी अवस्था अवस्था में परिवर्तन हो, वो भौतिक परिवर्तन। वही परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बने, परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ बने, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बनेगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे का जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये है, ये इसका आंसर ये सही होगा। लोहे के जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन बल्ब का जलना, बल्ब का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं बेटा, मैं बल्ब को जला के ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मोम का पिघलना, मोम का बस केवल अवस्थाएं बदल रहा है, ठोस से द्रव बदल रहा है, वो अभी भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थ का चुंबकन, चाहे तो चुंबकन हम हटा भी सकते हैं, तो ये सब है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसे जैसे दूध से दही बनता है, या बोले बर्फ का पिघलना, बर्फ ठोस है, अगर उसको गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, ठोस से द्रव बदल गया। चाहे तो हम उस पानी को ठंडा करके पुनः बर्फ बना सकते हैं, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। कोई पूछेगा भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कोई पूछेगा चांदी की कोई वस्तु काली पड़ जाना, काला पड़ जाना, कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन। कोई पूछेगा कागज का जलना, कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन। अब पूछता है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का या अपचयन का? किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है, याद रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उससे थ्रू जो भी टॉपिक्स रह रहे हैं उसको मैं कवर करता चला जा रहा हूं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया होता है? हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? पहले पूछेगा भोजन का पाचन, ये बताओ कैसा परिवर्तन है? सबसे पहले आएगा ये रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? ये रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन या भोजन को पचना कौन सा परिवर्तन है? कोई पूछे तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया पूछा था। भोजन अगर पूछेगा भोजन पाचन या भोजन पचना कौन सी परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। कौन सा अभिक्रिया है बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। पूछेगा दही का जमना, क्वेश्चन दिया है दही का जमना, दही का जमना, दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? तो दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। दूध से अब
हम दही बना सकते हैं, पुनः चाहे तो दही से आप दूध बना सकते हैं? नहीं, दूध से दही तो बन सकता है, कभी दही से दूध नहीं बन सकता है। ये है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में क्वेश्चन दिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप ले लो A प्लस B, मिलके बन रहा है यहाँ पे AB। क्या बन रहा है? AB। A प्लस B दो मिलके क्या बन रहा है? यहाँ पे AB बन रहा है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे मैं इसी को चाहूं तो लिखूं कि यदि, इसको हिंदी में लिखूं, यदि A की अभिक्रिया B के साथ कराने पे AB प्राप्त होता है, उतना लिखूं, या उसको संक्षिप्त में लिख सकता हूं छोटे में कि A प्लस B AB। ये हो गया रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? तीर के बाएं साइड वाले को बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक। और तीर के दाएं साइड वाले को बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तीर के बाएं साइड वाले को अभिकारक, तीर के दाएं साइड वाले को उत्पाद। तीर के बाएं साइड वाले को अभिकारक, तीर के दाएं साइड वाले को उत्पाद। जैसे बोलते कि कोई समीकरण देते हैं, जैसे देते कि H2 प्लस O2 की अभिक्रिया कराने पे प्राप्त होता है H2O। क्या प्राप्त होता है? H2O। अब बताओ इसमें कौन सा अभिकारक कौन सा उत्पाद? ये दोनों अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। मतलब ये उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। ये अभिकारक उत्पाद हो गया। पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अभिकारक। कहते हैं अभिकारक। अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन ये बहुविकल्पी क्वेश्चन था। अभिकारक कहते हैं। आगे इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन था ये सब। ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, किस टाइप का बहुविकल्पी क्वेश्चन आ सकता है। लिखा है कि BaCl2 प्लस Na2SO4। ये मेरा क्वेश्चन। BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त होता है। पूछा गया है कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? ऑप्शन ए 2022 पूछा गया है, योग अभिक्रिया। ये ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया। ये ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। देखो ये पूछा है कि एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण है, संक्षिप्त में लिखा गया समीकरण है। ये क्या है? पूछा है कौन सा अभिक्रिया है। पूछा है कि देखो क्या हुआ, BaCl2
और Na2SO4 की अभिक्रिया कराने के बाद BaSO4 प्लस NaCl, तो क्या होगा BaCl2। देखो यहाँ पे Cl2 इसके NH मिला है, इसका विस्थापन हुआ है। और क्या हुआ है यहाँ पे BaSO4 से मिला है, मतलब दोनों का विस्थापन हुआ है। तो ये कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? अगर एक कोई क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील से वो अपघटित होकर या विस्थापन होकर दूसरे से मिलता केवल एक, तो वो होता है विस्थापन। परंतु दोनों का विस्थापन हुआ है तो ये द्विविस्थापन योग अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो पदार्थ तत्व या योग आपस में केवल एक का निर्माण करते हैं, वो होता है योग अभिक्रिया, उसी कहते हैं संयोग अभिक्रिया। 2022 में पूछा गया सवाल। लिखा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, किसका उदाहरण है? सवाल है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कौन सी अभिक्रिया है ये पूछा है, उधर उदाहरण किसका ये बताना है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन है 2023 नहीं 2023 पूछा था। जैसे कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 को जलाने पे, ऑक्सीजन जलाने पे कौन सी मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ये बोल रहा है CO2। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कौन से अभिक्रिया? अभी बताएं जब दो तत्व या यौगिक या पदार्थ आपस में मिलकर, एक ये और एक ये, कार्बन एक आपस में एक तत्व का या एक यौगिक या एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन या योग। किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। अगर दिया जाए कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है, गैस प्राप्त होता है, तो कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक समीकरण दे दे, एक समीकरण दे दे Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया कराने पे ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाता है। पूछिए कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? अब देखो कुछ विस्थापित हो रहा है क्या? ये यहाँ पे Zn अकेले था, सिंगल था केवल, ये अधिक क्रियाशील था तो H2 को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, उसको हटा दिया है। क्या हो गया? ZnSO4 जिंक सल्फाइड, ZnSO4 जो H2 था वो क्या हुआ है? गैस के रूप में मुक्त हो गया है, विस्थापित कर दिया। Zn यहाँ पे ZnSO4 बन गया है, विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापन कर दिया गया है H2 गैस का। ये कौन सा अभिक्रिया होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि Zn जो है जिंक जो है अधिक क्रियाशील रहा होगा। क्या रहा होगा? अधिक H2 से हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील रहा होगा, इसीलिए इसको विस्थापित कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। इसलिए ये कौन सा अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब आता है अति लघु त्रिभुज। जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक से बता दिए हैं। अब आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे आए क्वेश्चन मैं बता सकता हूं, हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे ये पूछ सकता है। आगे तो कहता है कि संतुलित करने के लिए एक समीकरण दे देगा, बोलेगा उसको संतुलित करो Fe प्लस, ये अति लघु क्वेश्चन पूछ सकता है, अति लघु। इसी जो पढ़ रहे थे, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था बहुविकल्पिक का। लिखा है कि Fe प्लस H2O करने पश्चात प्राप्त होता है Fe2O4 सॉलिड प्लस H2 ये सब इंपॉर्टेंट है। अब दिया है मैं पूरा लिख रहा हूं, बोला कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। समीकरण क्या कीजिए? संतुलित करने का मतलब होता है कि तीर की धर वाले को बोलते हैं अभिकारक।
तीर को उधर, तीर को उधर बोलते उत्पाद। अभिकारक उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? बराबर। तब कहेंगे कि समीकरण दिया गया समीकरण संतुलित है। अब बताओ इधर Fe कितना है? 1, इधर कितना है Fe? 2 है ना। अब बताओ इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक, हाइड्रोजन संतुलित है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। क्या करना पड़ेगा? देखो पहले तो यही संतुलित नहीं है, 2 से गुणा कर दे क्या? अब 2 हो गया, ठीक है। ये 2 इधर सही है, ये संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित। ऑक्सीजन 4 इधर, सॉरी इधर 1 उधर 4, क्या करना पड़ेगा? इधर तो गुणा करेंगे। अगर 4 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन 4 तो हो गया, परंतु ये भी 8 हो गया। कितना हो गया? 8। इधर 2 ही है, क्या करें? 4 से गुणा कर देंगे, इधर 8 इधर हो गया। जब सब संतुलित हो गया, अब बोलेंगे अतः, ऐसे लिखेंगे, अतः समीकरण संतुलित। अतः संतुलित समीकरण ऐसे लिखते हैं, संतुलित समीकरण कौन है? 2Fe प्लस 4H2O Fe2O4 प्लस 4H2O। अब ये समीकरण क्या है? संतुलित। संतुलित का मतलब ये होता है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर ये होता है। एक बार और देख लेते हैं। इधर Fe2 आयरन 2 है, इधर भी 2 ही है, ठीक है। इधर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर कितना है? 4 दूनी 8, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। सब सही तो है। लिखा है कि ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि लिखा है कि आलू चिप्स निर्माण द्वारा चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में क्वेश्चन है कि चिप्स, आलू जो चिप्स होता है, जो उसका निर्माण किया जाता है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। लेकिन चिप्स बनाते समय, चिप्स जो आलू चिप्स होता है, चिप्स बनाते समय चिप्स के पैकेट में, आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जल्दी वो खराब ना हो। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आगे एक संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक परमाणु या यौगिक या तत्व, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, काम करके संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगर Fe लोहा का अभिक्रिया अगर सल्फर से कराएंगे तो होता है FeS आयरन सल्फाइड। क्या होता है? आयरन सल्फाइड। अगर Fe का अभिक्रिया सल्फर से कराने पे प्राप्त होता है FeS आयरन सल्फाइड। तो दो एक तो है आयरन, एक तो सल्फर, ये दोनों का अभिक्रिया कराने पे आयरन सल्फाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयरन सल्फाइड। ये दो मिल के एक निर्माण कर रहे हैं, दो मिल के एक बने हैं, ये है संयोजन अभिक्रिया। तीसरा क्वेश्चन। अब आगे देखो चौथा क्वेश्चन, जो बेटा इंपॉर्टेंट है उसको मैं सोचा हूं कि पहला सब जहां तक कवर हो सके आज के बैच में कवर कर लेते हैं।
आगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? 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 क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? होगा कि श्वसन के दौरान हमारे शरीर कोशिकाएं में श्वसन के दौरान हमारे शरीर की श्वसन के दौरान हमारे शरीर के कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों के रूप में उपस्थित खाद्य पदार्थों के रूप में श्वसन के दौरान हमारे शरीर के कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों के रूप में उपस्थित ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान हमारे शरीर के कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों के रूप में उपस्थित ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन आपस में संयोग करके या अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल व कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा कुछ ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा मतलब कि ऊष्मा भी कह सकते हैं। कुछ ऊष्मा उत्पन्न करती है, कुछ ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस कारण इसे कहते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्षेपी क्या होता है बता रहे हैं। तो क्या अभिक्रिया क्या है कि अगर ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है कि हमके ऑक्सीजन कराने को O2 के साथ कराने पे प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O, उसके साथ कुछ ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। इस अभिक्रिया कहेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अभिक्रिया में हम दो प्रकार से पढ़ लेंगे। अभिक्रिया दो प्रकार के ऊर्जा के हिसाब से, किसके हिसाब से? ऊर्जा के अकॉर्डिंग अभिक्रिया को ऊर्जा के आधार पे दो प्रकार, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के साथ साथ क्रिया होने के साथ कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो उन्हें कहेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। और आएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं चाहे किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़े, किसकी आवश्यकता पड़े? उष्मा की आवश्यकता पड़े, उन्हें कहेंगे ऊष्माशोषी। उष्मा को सोखता है, ऐसे कैसे समझ सकते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए किसकी आवश्यकता होता हो उष्मा का। उष्मा मतलब कहने मतलब ऊर्जा का आवश्यकता, उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अमोनिया NH3 का अभिक्रिया कराएंगे प्राप्त होता है NH2। जैसे हो गया अमोनिया NH3, जब उसको गर्म करेंगे क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो दो भाग में बढ़ जाता है N2 + H2।
सॉरी N और H2 में बदल जाता है। अब मतलब इसको पूरा होने के लिए माइनस कुछ ऊर्जा भी चाहिए, क्या चाहिए? कुछ ऊर्जा मतलब कुछ ऊष्मा भी चाहिए, तब इस अभिक्रिया को, इसलिए इस अभिक्रिया कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शुरू होता है। अब आगे देखते हैं। पूछे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मुख्य अंतर, कोई एक अंतर बताओ। अगला क्वेश्चन है कि लिखा है निम्नलिखित उदाहरणों में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। छोड़ो, लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। समीकरणों को करना है संतुलित, समीकरण को संतुलित कीजिए, संतुलित करो। समीकरण दिए गए, संतुलित करना है। 2019 पूछा गया है, लिखा है Pb NO3 का ट्वाइस, जब ऊष्मा दिया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है, प्राप्त हो रहा है PbO प्लस N2 NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब इसको संतुलित करना है। क्या करना है? इसको संतुलित करने हैं। समीकरण दिए गए, इसको संतुलित करना है। देखो संतुलित करते हैं। इधर Pb कितना है? एक। इधर Pb कितना है? इधर भी एक ही है। फिर इधर नाइट्रोजन N, दो गुणा अंतर होगा, कितना है? 2। इधर कितने हैं? इधर 1। ऑक्सीजन कितना है? 3 था, गुणा 2 का भी होगा तो ऑक्सीजन 6। इधर कितने हैं? 2 1 और 2 3 3 2 5। संतुलित क्या क्या होगा? बस 1 है। इधर कम है, क्या है? इधर नाइट्रोजन 1 2 है, इधर कितना है? 1। 2 से गुणा करते हैं, अब ये हो गया 2। अब कुछ डिसबैलेंस हो गया। देखो ये हो गया 2 दूनी 4 2 6 1 7। अब बैलेंस हुआ नहीं। अब इधर 6, कहीं से कुछ गलत हो गया क्या? आगे देखते हैं। संतुलित करने के लिए अगर तो इधर देखते हैं, अब 2 से गुणा कर इधर। अब देखो इधर कितना होगा? Pb 2 हो गया, इधर हो गया 1। इधर 2 से गुणा करते हैं, इधर भी हो गया 2, इधर भी हो गया 2। अब देखो इधर, अब इधर नाइट्रोजन कितना है? 2, इधर भी 2 है, इधर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इधर? 3 दूनी 6 6 दूनी 12। देखो बेटा, देखो अब 2 गुणा इन सब में होगा ना। इधर कितना है? ये 2 था, 2 गुणा इधर होगा तो ये 2 गुणा होगा यहाँ पे नाइट्रोजन होगा 2, फिर 2 का यहाँ भी होगा, बाहर भी है तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 4। इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 था, 2 का गुणा होगा, टोटल हो गया 12। इधर देखते हैं, इधर Pb 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 और 8 10 10 2 12 हो गया ना। इधर 12 और 4 सब संतुलित हो गया। ये है संतुलित अभिक्रिया। क्या है? संतुलित अभिक्रिया। समीकरण था संतुलित करना था, संतुलित हो गया। संतुलित करना आसान होता है, पेपर में पूछता है। आगे पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं 2022 में। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचय
ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या है कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संचारण पर टिप्पणी लिखिए, संचारण पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन में नहीं लिखा बेटा, मैं बता रहा हूं। संचारण पर टिप्पणी लिखिए, इसका मतलब क्या होगा? संचारण पर टिप्पणी लिखिए जब क्या होता है, जब किसी धातु पे, जब किसी धातु को अम्ल या किसी आर्द्रता, नम्र या सॉरी, जब किसी लोहे को लिख देते हैं, किसी कहते हैं जब धातु को, जब धातु को, जब धातु को अम्ल या, जब किसी धातु को, जब धातु को अम्ल या आसपास के आर्द्रता के पास, नमी, नमी आर्द्रता मतलब नमी, आसपास के पास संपर्क में रखते हैं, तो उस पदार्थ का, तो उस पदार्थ का संचारण होने लगता है, तो उस पदार्थ का, तो उस पदार्थ का, तो वह पदार्थ, तो वह पदार्थ संचारित होने लगती है। ये प्रक्रिया कहलाता है, ये प्रक्रिया कहलाता है संचारण। संचारण किसे कहते हैं? ध्यान समझो, कोई धातु को अगर नहीं मिल जाता ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी धातु को कोई नमी के साथ, नमी के संपर्क में रखा जाता है, या अम्ल के आर्द्रता के संपर्क में रखा जाता है। संपर्क मतलब कोई धातु होगा, उसके पास कोई लोहा, और कोई धातु में लोहा होगा, उसके पानी के पास रखे, या अम्ल या आर्द्रता जहां पर नमी आ सकती है, तब उस धातु को क्या होने लगता है? संचारित होने लगता है। वो धातु क्या होने लगता है? संचारित होने लगता है। इसी घटना को कहते हैं संचारण। क्या कहते हैं? संचारण। इसका उदाहरण है लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, है चांदी की वस्तु को काली पड़ जाना, काला पड़ जाना, या तांबे की वस्तु पे हरे रंग का, बोल सकते हैं कि उसको बोल सकते हैं, ठीक है। पहला है कि जब लोहे की कोई लोहा अगर लोहे पे जंग लग जाना, किसका उदाहरण है? संचारण का। फिर चांदी की वस्तु, जब कोई चांदी की वस्तु हो गया तो क्या, चांदी की वस्तुएं जब नमी के संपर्क में आती हो तो उसकी जो परत रहते हैं काले रंग के हो जाते हैं। क्या होते हैं? काले रंग के होते हैं। या उसको उदाहरण एक और है कि तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, हरी परत, हरा रंग का परत, कोई तांबे के बर्तन होगा देखो, वो तो ज्यादा दिन होने के कारण, नमी के कारण हरे रंग का परत आ जाता है, उसको किसका उदाहरण है? संचारण हो जाता है। संचारण किसे कहते हैं? अपने से भी लिख सकते हो अगर किताब से लिखना तो, कि जब किसी वस्तु को, सॉरी वस्तु ने धातु ज्ञान देंगे, जब किसी धातु को अम्ल के साथ या आर्द्रता के साथ या नमी के संपर्क में, या नमी के संपर्क में रखा जाता है, अम्ल के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में, या नमी के संपर्क में आता है, तो धातु क्या होता है? संचारित होने लगता है। धातु क्या होने लगता है? संचारित होने लगता है। इसी घटना को संचारण कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन लघु में पूछ देता कि संचारण की आदत सेम लिखते हैं, इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण कैसे लिखते हैं? लोहे का जंग
लगना, लोहे का जंग लगना, या चांदी की वस्तु काली पड़ जाना, या तांबे की वस्तु पर हरे रंग का परत पर चढ़ना या पड़ना, इसको द्वारा संचारण के इसको रोग कह सकते हैं। तो रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय है, जैसे उस वस्तु पे हम पेंट कर दें, या उस पे कोई तेलीय पदार्थ लगा दें, या उसको नमी से दूर रखें। इस अगर लघु में पूछेगा तो ये अति लघु के लिए एक नंबर क्वेश्चन, इसको उदाहरण लिख देंगे आराम से। इसके क्या लिख देंगे? उदाहरण। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन हमें कराता चला जा रहा हूं। आगे क्वेश्चन आता है लघु त्रिप्रश्न। लघु त्रिप्रश्न लघु त्रिप्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि संयोजन अवक्रिया क्या समझते हैं? जस्ट पहले बताएं संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया क्या समझते हैं? पहले बताएं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एकल पदार्थ ये बनाता है तो उसे कहते हैं संयोजन अवक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम की अवक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे मैग्नीशियम की अवक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखो दो एक दो ये तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक बना है, इसे कहते हैं संयोजन अवक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन। मैं पीछे लिखवा चुका हूं, बोल भी रहा हूं, तुम लिख भी सकते हो कॉपी पे लेके। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक के तत्व को संयोग करके जब एकल तत्व या एकल यौगिक का निर्माण करता है, एकल यौगिक हो जाएगा का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला लिखा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ा भी रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी तो सही लिखते हैं। ऊष्माशोषी किसे कहते हैं? क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताया था कि वे अभिक्रिया है जो अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात या अभिक्रिया पूर्ण होने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो? उष्मा भी उत्पन्न हो। उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर परिभाषा लिखना हो तो वे अभिक्रिया है जिसके पूर्ण होने के साथ साथ पूर्ण होने के साथ साथ उष्मा या उसकी ऊर्जा बोल सकते हैं, उष्मा भी उत्पन्न हो। कामा का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा मतलब उष्मा बोल सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा बोल सकते हैं। ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया को शोषी मतलब शोषी मतलब सोखना, एब्जॉर्ब करना। तो किसे कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए
इसको पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता हो, उष्मा की आवश्यकता हो। कामा करके उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर अमोनिया NH3 जब क्रिया करेगा तो N प्लस H2 में अपघटित हो जाएगा। आपने नहीं जब तक उसको उष्मा नहीं दे रहा, क्या नहीं दे जाएगा? उष्मा नहीं दे जाएगा, तब तक अपक्रिया होगा ही नहीं। इस अपक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता, उष्मा का आवश्यकता पड़ ही रहा है। ये उष्मा शोषी अपक्रिया, इसमें उष्मा उत्पन्न, उसको उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अपक्रिया। आगे बताया द्विस्थापन अपक्रिया। पहले बताया था कि जब दोनों किसी अभिकारक का या किसी अभिक्रिया में जो भी तत्व है सबका क्या हो विस्थापन हो जाए तो वे द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जस्ट पीछे बताया रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो साथ साथ, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं दिखें, उन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे का वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है, 2023 पूछा गया वियोजन अभिक्रिया। ये बताइए क्या है? आगे है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वे अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, उस अभिक्रिया कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक तत्वों में वियोजित हो जाता है, कामा करके वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोला गया? वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक के तत्वों में वियोजित हो जाता है। वियोजित तो बढ़ना, एक कोई तत्व यौगिक रहेगा, एक क्या करेगा जब अभिक्रिया होगा तो दो बटे या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए, उस अभिक्रिया कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? फिर से देखो, जब वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में या तत्वों में वियोजित हो जाता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो चूना CaO प्लस CO2 में वियोजित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब गर्म करते हैं, जब उष्मा देते हैं, क्या होता है? CaO शुष्क चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो गया, वियोजित हो गया। कहने का मतलब देखो, केवल एक यौगिक था, किसमें बढ़ गया? दो बढ़ गया कि नहीं? जब एक यौगिक अभिक्रिया करने के पश्चात किससे अभिक्रिया, उसको उष्मा दिया था, अभिक्रिया हो रही है, के पश्चात जब दो यौगिकों में CaO शुष्क चूना है, एक ये यौगिक हो गया, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड, दो में बढ़ गया है, अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। अब इसको हम चाहे तो वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। इसमें पूछा है
उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएं, वे वियोजन अभिक्रियाएं, वे वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा देने के पश्चात पूर्ण हो, उष्मा दे तब यह अभिक्रिया हो, उसको कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब माने इसको हम बोल सकते हैं, इस समीकरण को हम बोल सकते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्यों? ये एक प्रकार का पहले तो वियोजन अभिक्रिया है, अब उष्मा देने के पश्चात पूर्ण हो रहा है, इस अभिक्रिया को बोल सकते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। पूछेगा कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलना कि वे वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया उष्मा देने के पश्चात पूर्ण हो, उष्मा देने के पश्चात पूर्ण हो, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पूछे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहले बताया था शरीर में भोजन या उसी बोले अपघटन या उसी बोले वियोजन। बात देखिए, पूछेगा कि शरीर में जब भोजन लिखा है क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया, किस कौन सा है? वियोजन या उसी को अपघटन। वियोजन या अपघटन, बात देखिए वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऐसे कोई खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हैं तो वो कई भागों में टूट जाता है, क्या कई भागों में टूट जाता है, इसीलिए कहते हैं कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? जब चावल दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, गेहूं या आटा खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, शर्करा होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो अम्ल होता है, सब अलग अलग टूट जाते हैं, अलग अलग वियोजित हो जाते हैं। ये कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बोलेंगे कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन या इसी को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कोई भी बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। शरीर में जब भोजन जब खाना खाते हैं, जो खाद्य हो गया, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस सब तो क्या होता है उसमें स्टार्च पाए जाते हैं, प्रोटीन होता है, एमिनो अम्ल होता है, शर्करा होता है, सब अलग अलग टूट जाते हैं। खाना तो केवल एक ही खा रहे हैं, वो अलग अलग भागों में टूट जा रहा है। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। उसी बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। पहले बताया था। पूछेगा कि भोजन का पचना, भोजन का पचना पूछेगा, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया। किस प्रकार परिवर्तन है? किस प्रकार परिवर्तन, क्या बताओगे? रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लघु क्वेश्चन में बता दिया। आगे आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या था? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण दीजिए। विभिन्न प्रकार का उदाहरण देना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि पहले ये बता दीजिए, प्रश्न हो गया।
रासायनिक अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वैसे अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया, क्या पूछेगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो, जब जो लिखा है क्या क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक कोई नया उत्पाद बनाता है, उन्हें कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, नए उत्पाद निर्माण करते हैं, कामा करके रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, इसके निम्नलिखित प्रकार है, इसके निम्नलिखित प्रकार है, इसके निम्नलिखित प्रकार है, इसके निम्नलिखित प्रकार है। पहला बात आएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। फिर आएगा आगे आएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या आएगा, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। फिर है विस्थापन अभिक्रिया, फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। इतना बहुत है द्विविस्थापन। अब होता क्या कि आश्चर्य चेंज हो सकता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ में केवल एक पदार्थ निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की जब केवल एक यौगिक या एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पादकों में बढ़ जाता है, या ऐसे बोलेंगे जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित होता है, वियोजन होता है या अपघटन रहता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब वे अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील कोई तत्व या यौगिक कम क्रियाशील यौगिक तत्व को विस्थापित कर देता है, वहां पे विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन जब दोनों वे अभिक्रिया जब दोनों यौगिक विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं द्विविस्थापित अभिक्रिया। कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबके बारे में लगभग बता ही चुका हूं, इसलिए मैं सबको लिखा नहीं हूं। जो क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं आंसर उसको लिख दिया, मैं दोबारा उसको लिखा नहीं हूं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा गया तब मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को। आगे पूछेगा रासायनिक समीकरण क्या है, इससे क्या जानकारी मिलती है, कोई एक उदाहरण देकर बताइए कि इनकी कमियां बताइए, इनकी कमियों को बताइए, बताना है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया ना, अब रासायनिक समीकरण यही बता देते हैं। देखो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिख देना
रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिख देना, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। पूछेगा इसको उदाहरण बताओ, पहले तो तुमको लिखना पड़ेगा इसको उदाहरण। जैसे लिख सकते हैं ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कुछ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हो गया समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। इसी को लिखूंगा, इसी को लिखे कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कुछ ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। इसको हिंदी में लिख रहा हूं, जब इसको संक्षिप्त में लिखा हुआ है, केवल अक्षरों में लिखा हूं। ये हो गया रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। पूछेगा कि कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिवर्तन भौतिक अथवा रासायनिक। लिखा है गर्म करने पर मोम का पिघलना, गर्म करने पर मोम का पिघलना, ये बहुत सारा रहेगा। गर्म करने पर मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, पहले मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ये हुआ है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, क्योंकि एक जब ये पिघल रहा है तो नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस केवल इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आगे पूछेगा मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन बेटा? ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे जब ये जलता है तो एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। भोजन का पचना, भोजन का पाचन, भोजन पाचन कई बताते आ रहे हैं। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो चावल, गेहूं, आटा जो हो गया वो कई नए नए तत्वों में, नए नए यौगिकों में टूट जाते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, शर्करा सब में टूट जाता है। ये रासायनिक परिवर्तन। लिखा है कि विद्युत धारा होने पर तार का गर्म होना, विद्युत धारा प्रवाह होने पर तार का गर्म, कोई तार हो गया उसमें जब धारा प्रवेश करते हैं तार गर्म हो जाता है। कौन सा परिवर्तन? ये होगा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि तार के गर्म होने के कारण तार की संरचना बदल नहीं रही है, बस केवल उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है कि तार गर्म हो जा रहा है। कौन सा गर्म? फिर बाद में ठंडा हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक। तार का गर्म होना, तार का गर्म होना। अगला है तार का गर्म होना। जब किसी परिवर्तन तार धारा प्रयोग करते हैं तो तार जो है गर्म हो जाता है। कौन सा परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। आगे दिया है कि शर्करा घोलने पर जल का कुछ ठंडा हो जाना, शर्करा घोलने पर जल का कुछ ठंडा हो जाना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस केवल उसकी अवस्था का क्या हो रहा है, गर्म से थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, बस थोड़ा सा ये परिवर्तन है।